नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। सरकार बनाएगी 1 करोड़ घर, गरीबों और मिडिल क्लास का सस्ते घर का सपना होगा पूरा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार शहरी गरीबों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए 1 करोड़ सस्ते घर बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को इस स्कीम को मंजूरी दी गई। इस योजना पर सरकार 2.30 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भी देगी। इस योजना के तहत सरकार शहरी इलाकों में घर बनाने के लिए वित्तीय मदद देगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लाडली बहनों को मिले 1500 रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रांसफर किए 1897 करोड़, टिक्कमगढ़ में घुमाई लाठियां। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर से मध्य प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए के हिसाब से 1897 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसमें लाडली बहना योजना की राशि के रूप में 1250 रुपए और 250 रुपए रक्षाबंधन के लिए शामिल हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को श्योपुर जिले के विजयपुर में आयोजित स्व सहायता समूह सम्मेलन तथा रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जल्द 4G 5G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगी BSNL। यह कंपनी के रिवाइवल का हिस्सा। देश में अभी इसके 8.63 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। जी हां दोस्तों, दूरसंचार विभाग ने शनिवार 10 अगस्त को कहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जल्द ही 4G 5G रेडी यूनिवर्सल सिम और ओवर द एयर OTA लॉन्च करेगी। इस सिम को यूजर्स कहीं भी एक्टिवेट कर सकेंगे। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दूरसंचार विभाग ने कहा कि 4G और 5G सर्विस के रोल आउट के बाद यूजर्स को बिना ज्योग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस के अपना मोबाइल नंबर चुनने और सिम बदलने में मदद मिलेगी। BSNL ने इस सिम को पायरो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मनीष सिसोदिया बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला, केजरीवाल भी जेल से जल्द बाहर आएंगे, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति केस को लेकर 26 फरवरी 2023 को CBI ने और 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 17 महीने बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत दे दी थी। वे शुक्रवार शाम 6 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप फिर हत्या, आंख मुंह प्राइवेट पार्ट से खून बहा, गर्दन टूटी, आरोपी 14 दिन की पुलिस कस्टडी में। जी हां दोस्तों, कोलकाता के सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या की खबर है। शनिवार 10 अगस्त को आरोपी संजय को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उसे सियालदाह कोर्ट में पेश किया गया था। 23 अगस्त को कस्टडी खत्म होगी। वहीं दोस्तों, पुलिस ने संजय को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सामने आया है कि वो अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, बाहरी व्यक्ति है, लेकिन उसकी अस्पताल के अलग अलग विभागों में काफी पहुंच है। पुलिस के मुताबिक संजय की हरकतें संदिग्ध है, वह सीधे तौर पर घटना में है। साथ ही पुलिस घटना की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में मौजूद 5 लोगों से भी पूछताछ कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 जवान शहीद 3 घायल, दोपहर 2 बजे एनकाउंटर जारी। पुलिस ने एक दिन पहले 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार 10 अगस्त को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, 3 अन्य जवान जख्मी है। दोस्तों, माना जा रहा है कि आतंकी डोडा से अनंतनाग के इलाके में घुसे थे। ऑपरेशन जिले के कोकर नागटाउन में चल रहा है। पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की ज्वाइंट टीम सर्च ऑपरेशन में लग गई। इसी दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इलाके में 2 से 3 आतंकवादी होने की आशंका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गडकरी ने पंजाब सीएम मान को पत्र लिखा, NHAI अफसरों से मारपीट पर बोले एक्शन ले, नहीं तो प्रोजेक्ट बंद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा। इस पत्र में नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के कदमों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 14,288 करोड़ रुपए की 293 किलोमीटर की परियोजना बंद करना पड़ेगी। गडकरी ने कहा कि मुझे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना पर हाल ही में हुई 2 घटनाओं के बारे में पता चला है। जालंधर जिले में एक ठेकेदार के इंजीनियर को बेरहमी से पीटा गया। मैं इसकी तस्वीर भी भेज रहा हूं। हालांकि इस घटना के संबंध में FIR भी दर्ज की गई है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गाजा में स्कूल पर IDF की एयर स्ट्राइक, 100 की मौत। इजराइल के खिलाफ ईरान ने मुस्लिम देशों से की यह अपील। जी हां दोस्तों, गाजा में पिछले 10 महीने से जारी इजराइल का कहर कम होने का नाम ही
नहीं ले रहा है। ताजा हमले में इजरायली सेना ने गाजा शहर के एक स्कूल पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इस हवाई हमले में करीब 100 लोग मारे गए हैं, जबकि कई दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला अल तमीन स्कूल पर किया गया है। इसके बाद ईरान ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इजराइल गाजा में लगातार नरसंहार कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने एक बयान में इस हमले को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे एस जयशंकर, विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले। अगले महीने भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति मुइज्जू। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर शुक्रवार शाम मालदीव पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत विदेश मंत्री मूसा जमीर ने किया। जयशंकर 11 अगस्त तक मालदीव में ही रहेंगे। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को उनकी मुलाकात राष्ट्रपति मुइज्जू से हो सकती है। जयशंकर ने शुक्रवार रात मालदीव के विदेश मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि भारत के लिए पड़ोस एक प्राथमिकता है और पड़ोस में मालदीव प्राथमिकता है। हमारे बीच इतिहास और रिश्तेदारी के सबसे करीबी रिश्ते भी हैं। यह यात्रा दोनों देशों की उपलब्धियों का जायजा लेने और आने वाले सालों में बेहतर संबंध तैयार करने के लिए है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में चीफ जस्टिस का इस्तीफा। ढाका में खाली पड़े एटीएम, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे मुकदमे 3 दिन में खारिज होंगे। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने कहा कि अगर जजों ने इस्तीफा नहीं दिए तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संसद में लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार देना चाहिए था। SC/ST आरक्षण को लेकर केंद्र और बीजेपी पर बरसे खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। खड़गे ने कहा है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने SC/ST वर्ग के लोगों के सब कैटेगराइज करने के साथ ही क्रीमी लेयर की भी बात की। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार देना चाहिए था। इसे आज 10-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक ही बैंक अकाउंट से कई लोग चलाएंगे यूपीआई, साथ में इस्तेमाल कर पाएगा पूरा परिवार। जी हां दोस्तों, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सबसे उपयोगी टूल साबित हुई यूपीआई सर्विस अब और मजेदार होने वाली है। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ने हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद यूपीआई से जुड़ी एक नई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे अब एक साथ पूरे परिवार यानी कि पूरा परिवार यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस सप्ताह हुई MPC बैठक के बाद जारी बयान में यूपीआई की नई सर्विस के बारे में जानकारी दी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, अगर यूपीआई से पूरा परिवार एक साथ अलग अलग मोबाइलों में चला पाएगा तो कैसा रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हाईकोर्ट बोला, यौन उत्पीड़न महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है। महिला आरोपियों पर केस चलाया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को पोस्को एक्ट के एक मामले में सुनवाई की। जस्टिस जयराम भंभानी ने कहा कि पोस्को एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव यौन हमले और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला, जबरन किसी चीज से बच्चों के निजी अंगों से छेड़छाड़ केस महिलाओं के खिलाफ भी चलाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी एक महिला की दाखिल याचिका पर आई। उसका तर्क है कि पोस्को एक्ट की धारा 3 में पेनिट्रेटिव हमला, यौन हमला और धारा 5 में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला का केस किसी महिला पर दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी से पता चलता है कि इनमें केवल सर्वनाम वह का उपयोग किया गया है जो कि पुरुष को दर्शाता है, महिला को नहीं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या इस मामले को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सस्ते कर्ज की उम्मीद को लगा बड़ा झटका। 3 सरकारी बैंकों ने बढ़ा दिया ब्याज, बढ़ेगा EMI का बोझ भी। जी हां दोस्तों, ग्राहकों का सस्ते कर्ज का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं MPC में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, लेकिन दूसरी ओर देश के 3 सरकारी बैंक यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में MCLR में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। तीनों बैंकों ने अलग अलग अवधि की ब्याज दरों में इजाफे का फैसला किया है। ऐसे में ज्यादातर ग्राहकों के होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन जैसे कर्ज महंगे हो गए हैं।
चलिए जान लेते हैं दोस्तों अगली खबर। महंगा पड़ेगा शौक, गाड़ियों में फैंसी नंबर प्लेट लगवाने पर 28% जीएसटी वसूल करने वाली है सरकार। जी हां दोस्तों, गाड़ियों में पसंदीदा नंबर लगवाने का शौक आने वाले दिनों में और महंगा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, सरकार भारत में फैंसी नंबर प्लेट पर जीएसटी वसूल करने की तैयारी कर रही है। सरकार की योजना है कि फैंसी नंबर प्लेट पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर यानी कि 28% लागू हो। CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार गाड़ियों में पसंदीदा नंबर प्लेट लगवाने पर जीएसटी वसूल किए जाने के प्रस्ताव को अभी वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। प्रस्ताव में वित्त मंत्रालय से पूछा गया है कि फैंसी नंबर या नंबर ऑफ चॉइस को क्या लग्जरी आइटम की तरह ट्रीट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कहा यह त्रासदी सामान्य नहीं, इस आपदा में 400 से ज्यादा मौतें हुई थी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने लैंडस्लाइड प्रभावित चूरमाला, मुंडक्कई और पुंजी मट्टम गांव का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह त्रासदी सामान्य नहीं है, सैकड़ों परिवारों के सपने उजड़ गए, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। मैं ऐसे कई परिवारों से मिला जिन्होंने वो देखा और झेला। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कुन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड गए। उनका हेलीकॉप्टर वायनाड के कलपेट्टा में उतरा। प्रधानमंत्री सबसे पहले GVHS स्कूल वेल्लारमाला गए। इस स्कूल में 582 छात्र थे, जिनमें से 27 लैंडस्लाइड के बाद लापता हैं। प्रधानमंत्री ने स्कूल में 15 मिनट बिताए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फिर हवा में उड़ने लगे सोने के भाव, चांदी को भी लगे पंख, 1000 से ज्यादा आया उछाल। जी हां दोस्तों, बजट 2024 के बाद सोना और चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट का दौर आया था। इसके चलते सोना खरीदने के लिए निवेशकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर अब एक बार फिर यह पीली धातु आसमान की ओर उड़ान भरने लगी है। ग्लोबल मार्केट और घरेलू डिमांड बढ़ने के चलते सोने की कीमतें में लगभग 1100 रुपए की तेजी आई। शुक्रवार को गोल्ड रेट 72,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी के दामों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। सर्राफा बाजार संघ के अनुसार चांदी की कीमत भी 1400 रुपए के उछाल के साथ 82,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची है। एक दिन पहले चांदी 81,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने का भी मिलेगा वक्त, कांग्रेस का तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी वायनाड गए और उम्मीद है कि वह मणिपुर का दौरा करने के लिए भी समय निकालेंगे, जो पिछले 15 महीनों से दर्द झेल रहा है। विपक्षी दल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मोदी केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड के दौरे पर हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मानसून सीजन का आधा समय बीता, अब तक 575 mm बारिश हुई है, 39 साल के औसत से 12.1% ज्यादा। जी हां दोस्तों, देश में मानसून सीजन का आधा समय बीत चुका है। जून से सितंबर तक चलने वाले इस सीजन में 8 अगस्त तक 575 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डेटाबेस से पता चलता है कि यह 575 mm बारिश 1971 से 2020 के 49 साल की अवधि के औसत से 12.1% ज्यादा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक किसी इलाके में 1 mm बारिश का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर बारिश की डेप्थ 1 मिलीमीटर के बराबर है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण आज 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बलिया वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में आज दूसरे दिन भी 85 घाटों पर नावें चल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी को खतरनाक हथियार दे सकेगा अमेरिका, 3 साल से लगा बैन हटाया। यमन में मासूमों के खिलाफ इस्तेमाल के चलते लगाता प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बाइडेन सरकार ने सऊदी अरब को खतरनाक हथियार बेचने पर लगे बैन को हटा दिया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अमेरिका सऊदी को हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार ट्रांसफर कर रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रतिबंध हटाया है। दरअसल दोस्तों साल 2021 में यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी के युद्ध में आम नागरिकों की मौत हो रही थी। इसका विरोध करने के लिए अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद 2022 में यूएन की मध्यस्थता से यमन और सऊदी में समझौता हो गया। इसके बाद सऊदी ने वहां एयर स्ट्राइक करना बंद कर दिया।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है ईरानी सेना, राष्ट्रपति पजशकियान तैयार नहीं, कहा हम खुशनसीब हैं कि पिछली बार इजराइल ने जंग नहीं छेड़ी। जी हां दोस्तों, हमास चीफ इस्माइल हानियेही की मौत के बाद से ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और राष्ट्रपति मसूद पजशकियान में हमले के तरीकों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। ब्रिटिश मीडिया द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है। IRGC राजधानी तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों में मिलिट्री बेस को निशाना बनाना चाहती है। वहीं ईरान के नए राष्ट्रपति पजशकियान मिडिल ईस्ट के दूसरे देश जैसे अजरबैजान और इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इजराइल के बेस और मोसाद के ठिकानों पर अटैक करना चाहते हैं। इसके अलावा पजशकियान ने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को बेहतर हथियार देने और इजराइल पर हमले में उसे सपोर्ट करने का भी प्रस्ताव रखा है। दरअसल दोस्तों, पजशकियान को डर है कि इजराइल पर सीधा हमला करने से ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वित्त मंत्री ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने को कहा। सीतारमण ने कहा कि बैंकों को इनोवेटिव और अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम भी लानी चाहिए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने का आग्रह किया है। निर्मला सीतारमण ने 10 अगस्त को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ पोस्ट बजट मीटिंग में यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को अपने फंडामेंटल ऑपरेशंस पर फोकस करने की आवश्यकता है। सरकार और RBI लगातार बैंकों से डिपॉजिट कलेक्शन और पैसे उधार देने सहित कोर बैंकिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ शुरू होगी दिवालिया कार्रवाई। NCLT ने दिया आदेश, कंपनी पर 228 करोड़ के डिफॉल्ट का है आरोप। जी हां दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड CDEL के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रेसिडेंशियल यानी कि दिवालिया कार्रवाई शुरू करने का आदेश दे दिया है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज कॉफी डे ग्रुप की पेरेंट कंपनी है। कॉफी डे ग्रुप कॉफी हाउसेज की कैफे कॉफी डे चेन ऑपरेट करता है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल NCLT की बेंगलुरु बेंच ने 8 अगस्त को IDBI ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड की दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, इस याचिका में 228.45 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट का दावा किया गया था और कर्ज में डूबी कंपनी के ऑपरेशंस की देखभाल के लिए एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को नियुक्त किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा की रितिका हुड्डा क्वार्टर फाइनल हारी, 1-1 से बराबरी पर छूटा मुकाबला। किर्गिस्तान की पहलवान फाइनल खेली तो ब्रॉन्ज मैच का मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, हरियाणा की पहलवान रितिका हुड्डा पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग के 76 kg वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल हार गई। उन्हें किर्गिस्तान की पेरी मैंडेट क्यूजिस ने हराया। हालांकि दोस्तों, दोनों के बीच का यह मुकाबला 1-1 की बराबरी से छूटा था, जिसके बाद एम्पायर ने आखिरी अंक हासिल करने की वजह से किर्गिस्तान की पहलवान को विजेता घोषित कर दिया। वहीं दोस्तों, अगर किर्गिस्तान की पहलवान फाइनल में पहुंच जाती है तो फिर कृतिका हुड्डा को रेप चेज के जरिए ब्रोंज मेडल मैच खेलने का मौका मिल सकता है। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में रितिका ने हंगरी की बर्नार्डेट नेगी को 12-2 से हराया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को मिलेगा पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राष्ट्रपति जरदारी का ऐलान। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन के लिए शीर्ष एथलीट अरशद नदीम को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हिलाल-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया जाएगा। शनिवार को इसकी घोषणा कर दी गई। सरकार ने अगले सप्ताह 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अज़्म-ए-इस्तेहकम स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता नाम से एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का भी निर्देश दिया है। 27 वर्षीय अरशद नदीम ने गुरुवार को पेरिस में 92.97 मीटर के रिकॉर्ड तोड़ थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, उनके इस थ्रो ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में बनाए गए 90.57 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। यह पाकिस्तान के बीते 36 सालों में पहला व्यक्तिगत मेडल है और अब तक का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के निर्देश के बाद उनके ऑफिस ने पुरस्कार के औपचारिक सम्मान के लिए कैबिनेट डिवीजन को एक पत्र भेजा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला टला। CAS कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से अयोग्य घोषित हुई थी। जी हां दोस्तों, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला अब 11 अगस्त को आएगा। यह जानकारी कोर्ट ऑफ डिविजनल फॉर स्पोर्ट्स CAS ने दी है। पहले कहा जा रहा था कि CAS भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन कोर्ट ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। शुरुआती जानकारी में 13 अगस्त को फैसला सुनाने की बात सामने आई थी। दोस्तों, आपकी जानकारी
जानकारी के लिए बता दें 9 अगस्त को सीएस ने 3 घंटे तक इस मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान विनेश भी वर्चुअली मौजूद रही। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने विनेश का पक्ष रखा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम तो जल्दी से उस पहाड़ का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप किसी भी खबर से वंचित ना रह पाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।